हमारे कुछ मेंबर्स ने मनीष सिसोदिया को मिलने वाली बेल में क्या विशेष कानूनी पॉइंट नहीं थे, यह बात समझाने के लिए हमसे अनुरोध किया था। तो आज की यह वीडियो उन्हीं मेंबर्स के अनुरोध पर दी जा रही है। इस केस में पिटिशनर सिसोदिया अपनी बेल पाने के लिए विभिन्न कोर्ट्स के सामने 2 बार याचिकाओं का दौर पूरा कर चुके थे और इस बार यह बेल एप्लीकेशंस का तीसरा दौर था। 20 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय के निदेशक को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार की शराब नीति डेली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को बनाने में और लागू करने में अनियमितताओं का आरोप लगाया था, जिस पर सीबीआई ने पहले एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया। एक केस सेक्शन 7, 7A, 8 और 12 पीसी एक्ट, साथ ही साथ सेक्शन 420, 201 और 120B आईपीसी को दर्ज करके मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद में इस केस में पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत भी ईडी ने कार्रवाई की और एक सेक्शन 3 की कंप्लेंट होती है, वह मनीष सिसोदिया के खिलाफ फाइल की। ईडी ने मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने पर ईडी ने मई 2023 में सिसोदिया के खिलाफ सेक्शन 3 पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की कंप्लेंट फाइल कर दी। तब सिसोदिया ने बेल मांगी तो हाई कोर्ट ने पहली बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। उसके बाद जनवरी 2024 में सिसोदिया ने दूसरी बेल एप्लीकेशन लगाई तो ट्रायल कोर्ट ने उसको यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पहली बेल एप्लीकेशन से लेकर अब तक परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लिहाजा दूसरी बेल एप्लीकेशन लगाने की कोई कानूनी दरकार नहीं थी। हम बिना कानूनी दरकार के लगाई गई इस बेल एप्लीकेशन को खारिज करते हैं और इस बेल का कोई ग्राउंड नहीं बनता है। इसके खिलाफ जब मनीष सिसोदिया और उनके लोग हाई कोर्ट में पहुंचे तो हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के साथ सहमति दिखाई। तो इसके बाद मनीष सिसोदिया ने हाई कोर्ट में असफल रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपनी एसएलपी फाइल की। सुप्रीम कोर्ट ने इनको यह स्वतंत्रता दी कि जैसे ही इस केस में फाइनल चार्जशीट या सेक्शन 3 पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की कंप्लेंट फाइल की जाती है तो आरोपी अपनी बेल एप्लीकेशन को दोबारा लगा सकता है, उसको रिवाइव करवा सकता है। इस प्रकार जब ईडी ने सिसोदिया के खिलाफ सेक्शन 3 पीएमएलए की कंप्लेंट फाइल कर दी तो मनीष सिसोदिया ने तीसरी बेल एप्लीकेशन लगाई। यही वह तीसरी बेल एप्लीकेशन थी जिस पर सिसोदिया को बेल मिली थी। आप जब हमारे मेंबर बनकर अपने केस के पीडीएफ कागजात हमको भेजेंगे तो हमारे एडवोकेट्स की टीम उन कागजात को पढ़कर आपके केस की एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें आपके केस की वर्तमान स्थिति और संभावित भविष्य बताया जाएगा। क्रैशिंग और डिस्चार्ज पर बताया जाएगा और मेंबर्स को यह मुफ्त बताया जाएगा। आपको ध्यान यह रखना है कि पूरे केस के कागजात साफ साफ और पढ़ने योग्य हो। चादर बिछाकर मोबाइल से पीडीएफ बनाने पर उनको पढ़ना कठिन होता है। जितना पढ़ने में आसानी होगी रिपोर्ट उतनी ही अच्छी बन पाएगी, क्योंकि पूरा ध्यान कानून पर रहेगा। केस में कोई कठिनाई आने पर या पर्याप्त कानूनी सलाह के अभाव में परेशान होने पर आप हमारी रिपोर्ट से जानकारी और स्पष्टता दोनों पा सकते हैं, बिना कोई खर्च किए हुए पा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि कागजात पूरे भेजें और साफ व पठनीय भेजें। अब पूरा केस समझने के लिए यह जरूरी है कि आप समझें कि यह मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्या कानून है और मनीष सिसोदिया इस मनी लॉन्ड्रिंग की जद में कैसे आए। मनी लॉन्ड्रिंग एक गैर कानूनी तरीका होता है जिसके जरिए अवैध तरीके से पैसे कमाए जाते हैं और इन पैसों का इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटी, तस्करी, आतंकवाद को बढ़ावा देना, इन सब चीजों में किया जाता है। कई बार मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अपने गलत तरीके से कमाए गए पैसे को साफ भी किया जाता है, जैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जाता है। कैसे किया जाता है? कुल मिलाकर यह बनता है कि आपराधिक गतिविधियों से पैसा कमाया जाए और फिर उस पैसे को व्हाइट मनी में तब्दील किया जाए। वो कैसे किया जाता है? उसके लिए उस पैसे को
किसी प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्ट किया जाता है और फिर प्रॉपर्टी के माध्यम से उसको बेचकर उस काले धन को सफेद धन में बदल दिया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा अपराध है जो व्हाइट कॉलर वाले और साथ साथ छोटे क्रिमिनल लोग भी करते हैं। अब ये लोग करते क्या हैं? कई बार ये लोग अपने टैक्स को बचाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा लेते हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे के ओरिजिन को छुपाया जा सकता है। इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर काम किया जाता है। विश्व स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए पैसे की लेन देन पर नजर बनाए रखने के लिए दुनिया में एक संगठन है जिसका नाम है FATF। भारत के लोग इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान को अभी इसी FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में रख दिया था। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा काम है जिसके ऊपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बड़ी निगाह रखी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर FATF की निगरानी सूची में जून 2022 तक पाकिस्तान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और यमन सहित अनेक देश शामिल थे। हालांकि अब इसमें से पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है और म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर इसी मनी लॉन्ड्रिंग को भारत देश के भीतर रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का कानून बनाया गया था। इस कानून में अपराधियों के द्वारा अर्जित गैर कानूनी आय को संपत्ति में लगाकर अपने धन को कानूनी धन बनाया जाए तो यह एक अपराध हो जाता है, तथा ऐसी संपत्ति सरकारी एजेंसियों जैसे ईडी के द्वारा कुर्क की जा सकती हैं। तो वर्तमान में मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली सरकार की शराब नीति 2021-22 को लेकर दो स्तरों पर केस दर्ज किए गए हैं। पहला स्तर है सीबीआई के द्वारा PC एक्ट और IPC के तहत दर्ज केसेस, जिनमें सिसोदिया के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कहना है कि जो ये शराब नीति बनाई गई थी, इसके जरिए मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर गलत तरीके से धन कमाया है। इसके बाद इसमें ईडी द्वारा कॉग्निजेंस लिया गया और ईडी का कहना यह था कि जो पैसा मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार के तरीकों से कमाया था, जिसके ऊपर सीबीआई ने केस दर्ज किया था, उस पैसे को अब ये मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा काले धन को सफेद धन में बदलना चाहते हैं। उसे ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जिन जगहों से संपत्ति को बेचकर ये एक कानूनी धन प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ईडी ने भी इसमें एक अपराध की गुंजाइश देखी और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के विभिन्न प्रावधान इसके ऊपर लागू कर दिए। ईडी द्वारा PMLA के सेक्शन 3 में एक कंप्लेंट फाइल की गई कि सिसोदिया ने उपरोक्त भ्रष्टाचार से जो धन कमाया है उसे संपत्ति में लगाकर कानूनी धन बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। सिसोदिया का कहना है कि जांच का काम पूरा हो चुका है, ट्रायल जल्दी पूरा होने के आसार नहीं है, तो ऐसे में अब मुझे बेल दे दी जाए। इसी बात पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीडी ट्रायल किसी भी व्यक्ति का बुनियादी अधिकार है। जिस व्यक्ति के ऊपर ऐसा आरोप लगा हो लेकिन अभी उसका दोष सिद्ध नहीं हुआ हो, तो उसके स्पीडी ट्रायल के अधिकार को रोका नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आरोपी की शक्तियों से परे के कारणों से ट्रायल द्रुत गति से आगे ना बढ़े, तो कोर्ट के पास यह शक्ति तो रहती ही है कि वह अपने बेल देने के अधिकार का प्रयोग कर सकें। ट्रायल बढ़ नहीं रहा है, आरोपी की इसमें कोई गलती दिखाई नहीं देती है कि आरोपी के कारण ट्रायल ना बढ़ रहा हो, तो अब ऐसे में क्या किया जाए। ऐसे में यदि हम ट्रायल को तेज नहीं कर सकते हैं तो आरोपी को बेल तो दे ही सकते हैं ना। जिन मामलों में ट्रायल में अभी वर्षों लगने वाले हों, उनमें तो यह शक्तियां प्रयोग की जानी बहुत जरूरी हो जाती हैं और विलंब का कारण जब आरोपी ना हो तो उसे बेल पाने का अधिकार तो मिल ही जाता है। आरोपी सिसोदिया का मामला कोर्ट की निगाह में ऐसा ही मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई यह टिप्पणी भी ठीक नहीं है कि इस मामले में ट्रायल में हो रहे विलंब का दोषी स्वयं आरोपी है। आरोपी के कामों से ट्रायल में विलंब हो रहा है, यह बात ट्रायल कोर्ट की सही नहीं लगती है। जहां असंख्य कागजात केस फाइल के रिकॉर्ड पर लगे हुए हों,
वहां आरोपी को इतना समय तो मिलना ही चाहिए जितने में वह उन कागजातों को इंस्पेक्ट कर सके। यदि आरोपी को कागजात का इंस्पेक्शन करने का समय भी नहीं दिया गया तो यह ट्रायल एक फेयर ट्रायल नहीं बन पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां आरोपी 17 महीनों से जेल में है और अभी ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है तो आरोपी को स्पीडी ट्रायल के अधिकार से वंचित किया जाना नजर आ रहा है। स्पीडी ट्रायल का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार दोनों बहुत पवित्र अधिकार हैं। यदि दोनों का हनन कहीं दिखाई देता है तो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को इस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि दोनों कोर्ट्स ने इस प्रकार के विलंब पर ध्यान दिया हो। ईडी वाले केस में व सीबीआई वाले केस में 493 गवाहों की गवाही होनी है तथा डॉक्यूमेंट्स के हजारों पेजेस हार्ड कॉपी में उपलब्ध हैं, लाखों डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं। ऐसे में निकट भविष्य में भी ट्रायल के कंप्लीट हो जाने का कोई संकेत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमने पहले भी अनेक बार कहा है कि सजा से पहले ही लंबी अवधि की जेल की अनुमति देकर बिना ट्रायल की सजा देने की प्रवृत्ति से बचा जाना चाहिए। जो सजा ट्रायल के बाद मिलती है वह ट्रायल के बाद कानून की सजा होती है, लेकिन जितनी अवधि के लिए कोई व्यक्ति ट्रायल के जजमेंट से पहले जेल में रहता है तो वह बिना ट्रायल की सजा होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बिना ट्रायल की सजा वाली अवधि से बचा जाना चाहिए। इस आरोपी की यानी कि मनीष सिसोदिया की समाज में गहरी जड़ें हैं तथा उसके भगोड़ा होने की संभावनाएं भी बहुत कम हैं। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि के 2 जमानतियों पर बेल देने का आदेश दिया है। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वैशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।